फिफ्थ हमारा चैप्टर या फिफ्थ क्वेश्चन कह लें हमारे फर्स्ट यूनिट का, लैंग्वेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का आखिरी हमारा चैप्टर है, क्वेश्चन कह लें इसको। पाकिस्तान की लैंग्वेज, इनफैक्ट सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे, लैंग्वेज जो उर्दू है उसके साथ साथ और भी लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में। उर्दू इज ए नेशनल लैंग्वेज और उर्दू के अलावा अलग अलग रीजन्स की अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, थोड़ा बैकग्राउंड अगर पीछे जाके देखें तो हमें यह पता है कि पाकिस्तान जब इंडिया का पार्ट था तब से ही उर्दू को एक जो है एक खास मकाम हासिल था। वो ज्यादा मुसलमान अपने आप को उर्दू के साथ रिलेट करते थे। क्यों रिलेट करते थे? क्योंकि मुगल का जो मुगल दरबार जो है उसमें उसमें मिनिस्टर्स या जितने नोबल्स थे मुगल्स के, वो सारे फारसी जबान और फारसी के बाद फारसी का ही बच्चा कह लो उर्दू है। ठीक है ना, वो फारसी और उर्दू के अंदर जो है बातचीत करते थे, पोइट्री करते थे। सारा कल्चर मुगल कोर्ट से स्टार्ट होके फिर और लोगों तक गया, क्योंकि मुगल रूल के दरमियान जो इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम पावर थी वो मुगल्स थे। तो मुगल एलीट थे, बिल्कुल ऊपर वाले दर्जे के। तो उनसे ही कल्चर जब नीचे आता था तो फारसी की और फिर उर्दू की एक अपनी शनाख्त थी। कहां से आई थी फारसी की शनाख्त कह लो तो मुगल रूल पहले दाखिल हुआ बाबर के दौर में, फिर हुमायूं ने बाबर के बाद टेक ओवर किया, सक्सेस किया बाबर को हुमायूं ने। पर हुमायूं का रूल जो है वो 1530 से 1540 तक चला, 10 साल। फिर हुमायूं को शेरशाह सूरी ने डिथ्रोन कर दिया। सही है, और हुमायूं फिर चला गया, फिर वापस आया पर्शियंस की हेल्प से या शायद तुर्कों की हेल्प से भी। तो वो कल्चर लेके आया, फारसी कल्चर अपने साथ। सही है, उसको भी आती थी, तो उससे ही फिर आहिस्ते आहिस्ते करके वो डेवलप हुई फर्दर। तो फारसी शायरी, फारसी नसर निगारी मतलब पूरे पूरे वो जो आप वो लिखते हो पूरी पूरी स्टोरीज या पूरे पूरे एसेज वगैरह, तो वो सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते करके मुगल दरबार के अंदर कॉमन होना शुरू हो गए। तो शायरी उसी जबान में होती थी, तो बहुत सारा लिटरेचर ऐड हो गया। लिटरेचर वो कहते हैं किसी जबान के अंदर लिखी हुई चीजें, वो चाहे कहानियां हो, क्या वो शायरी हो, चाहे वो बच्चों को देने वाली लोरियां हो सुनाने वाली, या वो गाने हो, गाना गाना म्यूजिक वगैरह सब, वो जिस जबान में हो रहा है वो सारा उसका लिटरेचर बन रहा है। ओके, सो उर्दू का लिटरेचर फारसी से ड्रिवन है, और फारसी को बोरो करते हुए उर्दू फिर आगे जबान चलते चलते बहुत सारे शायर आए। बड़े बड़े शौरा जो है वो उर्दू में शायरी करते थे, क्योंकि मुगल कोर्ट के अंदर शायरी करने के बुनियाद पे आपको किसी किस्म का वजीफा मिलता था, किसी किस्म का एक पेंशन मिलती थी, अमाउंट मिलते थे। तो मिर्जा गालिब, जौक, मीर तकी मीर, ठीक है, बहुत हजरत मोहानी, एक लिस्ट है, अल्लामा इकबाल बाद में, तो मुगल पीरियड के बाद के हैं। तो इस सब ने उर्दू के अंदर पहले फारसी में और फारसी के साथ साथ फिर उर्दू में, फारसी और उर्दू पैरेलल, मतलब उर्दू तो बाद में आई, फारसी ज्यादा खास थी, तो उसके अंदर सारी शायरी वगैरह किया करते थे। ये उर्दू की शनाख्त है। मुसलमान इस बुनियाद पे अपने आप को रिलेट करते थे उर्दू के साथ। हालांकि आज के दौर में जो थोड़े से ऐसे हिंदू हैं जो उर्दू को भी पढ़ते समझते, वो कहते हैं भाई उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान है, क्योंकि फारसी आई थी, फारसी और हिंदी मिल मिला के उर्दू निकली। वो ये कहते हैं वो तो हिंदुस्तान की जबान है, और उर्दू जो एक तरह से ओनरशिप ले गया पाकिस्तान उसकी। सही है, और हमने भी पाकिस्तान को हवाले को दे दिया और पाकिस्तान हमसे छीन के ले गया उर्दू। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज हिंदुस्तान में रहते हुए उर्दू पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड काम होता है उर्दू की तरक्की के लिए। हिंदुस्तान में रहते हुए इंडियन ही गालिबन एक ऑर्गेनाइजेशन है रेख्ता के नाम से, और इसकी महफिलें भी होती है सालाना जश्न रेख्ता के नाम से, और इसमें बहुत सारे शौरा आते हैं अपनी शायरी वगैरह करते हैं सब, ये उर्दू को प्रमोट करने के लिए। तो वो उर्दू को ओन करते चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके मीडिया के जरिए। बट व्हेन हिंदी एंड उर्दू वाज बिकेम अ कंट्रोवर्सी, और मुसलमानों ने उर्दू की साइड ली कि उर्दू से हम रिलेट करते हैं, तो नेचुरली हिंदूज को लगा कि उनकी तो हिंदी है, उर्दू उनका पार्ट ही नहीं है। और वैसे करके ब्रेक हो गए, मुसलमानों के साथ उर्दू मंसूब हो गई और बाकियों के साथ हिंदी मंसूब हो गई। लेकिन तमाम मुसलमानों के साथ उर्दू मंसूब नहीं थी, क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ सारी वो होती थी ना, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, ये वाली सारी जगहों पे जो है ना उर्दू कल्चर आप कह सकते हो, क्योंकि ज्यादा एंड में मुगल कोर्ट का जो ज्यादा असर वसूक है यहीं रह गया। बाकी जगहों पे जहां मुसलमान मौजूद भी थे वहां उनकी अपनी जबानें थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें, अगर फ्रंटियर बॉर्डर को कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वहां पर उनकी पश्तो है। सही है, सिंध के अंदर सिंधी है, सिंध से थोड़ा सा वेस्ट चले जाए तो बलूचिस्तान में बलूची, इसी तरीके से पंजाब में
जो एक जमाने में पूरा सिख डोमिनेटेड कल्चर था, बाद में जाके फिर वो मुसलमानों का डोमिनेटेड वाला हिस्सा हमारे हाथ में आया, तो वो वहां पर पंजाबी है। फिर अलग अलग और रीजन्स की भी अपनी लैंग्वेजेस है, तो उनका उर्दू से इतना जो है ना ताल्लुक नहीं था, वो अपनी जबान, ये जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसमें गुफ्तगू करते थे, उसमें जिंदगी बसर करते थे अपनी। उर्दू से ताल्लुक नहीं था, उर्दू से उनका बाद में ताल्लुक बना, कब? जब पाकिस्तान आजाद हुआ और वो सारे रीजन्स पाकिस्तान के हिस्से में आए और उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। लेकिन फिर भी इसको बंगाल जो कि बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, वो पहले बांग्लादेश नहीं था, बल्कि वो पहले क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान का एक हिस्सा अगर इस तरफ है, बहुत ही खराब मैप बना है, बहुत सिंपल सा, और तो दूसरा हिस्सा इस तरफ है, एक्चुअली यूं कर दो, बीच में इंडिया है, ठीक है? एक्चुअली इंडिया बना रहा हूं तो थोड़ा सा यूं बड़ा बनाना चाहिए मुझे, इंडिया है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान होता था। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो हिस्से थे पाकिस्तान के। देख के लग रहा है कैसे चलेंगे, बीच में इंडिया है, राब्ता कैसे होगा, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? तो इसलिए चला भी नहीं ज्यादा आगे। इंडिया ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, बांग्लादेश इसके ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया, और ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से, और ये अलग मुल्क बन गया फिर 1971 में बांग्लादेश के नाम से, ठीक है? लेकिन जब पाकिस्तान आजाद हुआ और उर्दू को सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, तो यहां के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिन्ना के इस डिसीजन के ऊपर। जब जिन्ना ने आके ढाका के अंदर अनाउंस किया, कैपिटल आज के बांग्लादेश का कैपिटल है, तब ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा, ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था पहले, वो ईस्ट पाकिस्तान तो रानी बांग्लादेश है, तो आज बांग्लादेश का कैपिटल कहते हैं हम ढाका को। तो बस जब पाकिस्तान आजाद हुआ, ढाका में जब 1948 में कायदे आजम ने वहां अनाउंस किया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, तो यहां से प्रेस किया, यहाँ के लोगों ने, स्टूडेंट से प्रोटेस्ट वगैरह की कि भाई दो लैंग्वेज बना दे, क्योंकि बंगाल, ये ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन की भी बहुत बड़ी मेजोरिटी है, वी आर नॉट रिलेटेड टू उर्दू, हमारी अपनी बंगाली है, तो बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज चुने। तो वो नहीं चुना गया, कहा कि यूनिटी क्रिएट करनी है तो एक ही नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, और एक ही नेशनल लैंग्वेज रखी उर्दू, और उर्दू की ज्यादा जो एक्सेप्टेंस और डोमिनेशन हो रिलेटिवली, अगर ईस्ट पाकिस्तान की बनस्बत देखें तो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा उर्दू की जो है ना डोमिनेशन फिर भी थी रिलेटिवली एज कंपेयर टू ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है? हालांकि ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू की जो डोमिनेशन है वो ऐसे नहीं है, यहां से लोग जो उन्होंने हिजरत की ना, मुहाजिर, क्योंकि उर्दू का मेन तो जो हिस्सा गढ़ था वो तो नॉर्थ इंडिया ये वाला हिस्सा था, ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के आज के, तो यहाँ तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, उर्दू तो इनकी भी नहीं, लेकिन यहाँ से मुहाजिर जो गए तो उनका जो है उर्दू, एक तो स्टेटस वो उर्दू लेके आए, साथ में मुगल कोड के अंदर उर्दू स्टेटस था पहले से। इसके अलावा मुसलमानों की जबान एक तरह से समझा जाता था उर्दू को। इसके अलावा और वजूहत हम सारी देखेंगे उर्दू को नेशनल लैंग्वेज सेलेक्ट क्यों किया। खैर ये बैकग्राउंड दे रहा हूं थोड़ा, तो इसके अंदर बंगाल के जो पाकिस्तानी थे, बंगाल कह रहा हूं, ईस्ट पाकिस्तान के जो पाकिस्तान थे वो खफा थे इस बात पे कि उर्दू को क्यों सिलेक्ट किया गया नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। ये मैंने एक हर चैप्टर की तरह इसका भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है? हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी तो आपने पहले पढ़ा था कि जब हिंदी वर्सेस उर्दू की बात आ रही तो मुसलमान उर्दू के साथ थे। लैंग्वेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। देखो बेटा, कल्चर के लफ्ज को एक दफा डिफाइन कर ही लेते हैं और कल्चर से मिलते जुलते अल्फाज भी समझ लेते हैं। कल्चर खुद एक ऐसी टर्म है जिसको इसी वर्ड से डिफाइन किया जा सकता है, कल्चर कल्चर होता है, सही है? चलो, इसको बोलते हैं ट्रेडिशंस, तौर तरीके, कस्टम्स, नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब आपके लिए क्या नॉर्मल है, नॉर्म्स मतलब आपके लिए क्या नॉर्मल है। जैसे हम बीइंग इन पाकिस्तान, नॉर्मल जो शलवार कुर्ता एक नॉर्मल ड्रेसिंग है, ये नॉर्म है, राइट? जुम्मे के दिन ज्यादातर लोगों का दिखेगा, और बाकी अगर रीजन्स में चलेगा, पंजाब में, केपी, तो वहां तो शलवार कुर्ता ही नॉर्म के तौर पे दिखेगा, पैंट शर्ट एक वेस्टर्न क्लोथिंग के तौर पे नजर आता है वहां पर। तो किसी आबाई ट्राइबल एरिया में चले जाओ तो पैंट शर्ट में कोई दिखेगा तो वो नॉर्म के मुताबिक नहीं लगेगा, कल्चर के मुताबिक नहीं लगेगा, वो एब नॉर्मल लगेगा वहां के लिहाज से कि थोड़ा नॉर्मल से हटके है, ठीक है? लेकिन आज जैसे मीडिया और सारा कल्चर फैलता जा रहा है और ग्लोबलाइज हो रहा है तो वेस्टर्न कल्चर बहुत कॉमन हो गया हमारे दरमियान, ठीक है? बट स्टिल जो अगर कल्चरल रूट्स के अंदर देखें तो शलवार कुर्ता हमें नॉर्मल लगता है। अगर हम अरेबिया चले जाए, अरब चले जाए, तो जब्बा पहनते वो लोग, वो उनका नॉर्म है, वो उनका कल्चर है, ओके? कल्चर के लिए उर्दू में लफ्ज किसी को पता है क्या होता है? सकाफत। कल्चर के लिए उर्दू में लफ्ज क्या है? सकाफत, ठीक है?
रहन सहन के तौर तरीके, इसमें सिर्फ ये रहन सहन में कपड़े नहीं आते, कपड़े आते हैं, जिस जबान में आप बात करते हो वो आते हैं। फिर आपके कल्चर में क्या कॉमन है, किसी के कल्चर में शायरी बड़ी कॉमन होती है, जैसे पंजाबी कल्चर में जुगते बड़ी कॉमन है, वो जुगतबाजी करते हैं, बहुत पॉइंट्स मारते हैं पंजाबी में, हर बात को पकड़ के एक पॉइंट मारते हैं, हंसते हैं, हंसाने वाले कल्चर थोड़ा ज्यादा है वहां पर, ठीक है। तो ये उनका कल्चर। इस तरह डिशेस भी कल्चर का पार्ट है कि क्या खाते हैं, किस तरह का, सही है। जैसे इंडियन कल्चर के अंदर सब्जी दालों का बहुत, क्योंकि वो मीट, और मीट में खासतौर पर रेड मीट तो वो अवॉइड ही करते हैं, और वो बीफ तो खाते ही नहीं इस तरह से। आपको उनको दालों और सब्जियों में लेकर उनकी नित नई, मतलब एक से एक रेसिपीज मिलेंगी जो हमारे यहाँ कम होती है। हमारे यहाँ गोश्त का कल्चर ज्यादा होता है, तो गोश्त वाले आपको क्विजीन्स मिलेंगे, ये कल्चर का पार्ट। आपकी डिशेस भी हो गई, डिशेस को क्विजीन्स भी कहते हैं, क्विजीन्स, ठीक है। बात करने का अंदाज, किसी कल्चर में तू तड़ाक होता है, किसी में बहुत ही आप जनाब होता है। अब एक बहुत आप जनाब के कल्चर से पला हुआ बंदा किसी तू तड़ाक के कल्चर से वाले बंदे से बात कर रहा है, इसको बदतमीज लगेगा, लेकिन ये इसकी कम समझी है कि उसको बदतमीज समझ रहा है। भाई वो जहां पर पला बड़ा है, वो उसकी नॉर्मल जबान थी, वो अपने आम जिंदगी में तू और अबे तबे, उनके बाप और बेटे भी तू, अबे तू आज मेरे को अपने साथ काम जमीन पे ले जाइयो, अबे तू मुझे जमीन पे ले जाइयो। यहां रहते हुए हम बाबा, अब्बू, पापा ये सब करते हैं, आप जाइएगा, कीजिए, ये सब करते हैं, राइट। सो ये कल्चरल डिफरेंसेस में बदतमीजी शुमार नहीं होती। हाँ, अगर आप ही के कल्चर में रहते हो, कुछ एबनॉर्मल कोई कर रहा है कि यहीं पला बड़ा है, तो फिर बदतमीजी कहला सकते हैं। तो बातचीत का तरीका भी अक्सर ऐसा होता है कि अगले को अगले का समझ में नहीं, अगले को पिछले का समझ में नहीं आ रहा होता, इसको उसकी गाली लगती है, हालांकि वो कल्चर डिफरेंट है। दो डिफरेंट कल्चर्स होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या यूनिटी होनी चाहिए और एक कल्चर होना चाहिए, जस्ट माई क्वेश्चन, व्हाट डू यू से? दो डिफरेंट कल्चर्स होने चाहिए या एक यूनाइटेड कल्चर सिंगल होना चाहिए? एक मिनट, कौन कह रहा है डिस्टिंक्ट कल्चर होने चाहिए, डिफरेंट कल्चर होने चाहिए? डिस्टिंक्ट का लफ्ज लिखने से सभी हाथ उठा लेंगे, नहीं, डिस्टिंक्ट कल्चर होने चाहिए। डिस्टिंक्ट तो कुछ अच्छा लग रहा है, डिस्टिंक्ट कल्चर्स होने चाहिए, इससे जिंदगी में फ्लेवर्स ऐड होते हैं, कलर्स ऐड होते हैं, नई नई तरह की वे ऑफ लाइफ पता चलते, दो मुख्तलिफ बंदे। साथ ही इसके यूनिटी भी होनी चाहिए, राइट। डिफरेंस भी होना चाहिए, यूनिटी भी होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। आप कुर्ते शलवार में बैठे हो, मैं वेस्टर्न क्लोथिंग में बैठा हूं, फाइन है, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको कल्चरली हर्ट थोड़ी कर रहा हूं। आपका मसला, अगर आप मेरे पैंट शर्ट पहनना अपने कुर्ते शलवार की महफिल में बुरा समझते हैं, तो तब मैं फिर नहीं पहनूंगा। अगर आपने एक दावत रखी जिसका ड्रेस कोड क्या है, कुर्ता शलवार, और मैं उसमें पैंट शर्ट पहन के आ जाऊं, अब मसला है, अब मसला है। वरना हम दो अलग क्लोथिंग में बैठ सकते हैं। तुम अपने घर में अपने अंदाज के खाने बनाते हो, मैं अपने घर में अपने अंदाज के खाने बनाता हूं। अनलेस कि मैं आपका कल्चर हर्ट कर रहा हूं, तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्टिंक्ट कल्चर इज अ गुड थिंग। जिंदगी में फ्लेवर्स ऐड होते हैं, जिंदगी में कलर्स ऐड होते हैं, थोड़ी हैप्पी रहती है लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ यूनिटी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दो मुख्तलिफ कल्चर एक दूसरे का ऑपोजिट हो, साथ नहीं चल सकते। दैट्स वाई वो थ्योरी आई थी, कौन सी? टू नेशन थ्योरी, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ कल्चर नहीं थे सिर्फ, वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। सही है कि इस चीज को आगे लाने के लिए दूसरे को गिराना पड़ रहा था जगह से। सो ऑपोजिट होने की बुनियाद पे वो यूनाइट नहीं हो सकते। तो एक ऐसी कौम जिसमें डिस्टिंक्शन भी हो, जिसमें मुख्तलिफ कल्चर्स भी मौजूद हो, साथ ही वो यूनाइट भी हो सके, तो उसमें मुख्तलिफ कल्चर होते हुए यूनिटी भी दिख सकती है। ठीक है, इस पहलू को समझते हुए इस चैप्टर को समझो कि उर्दू को जब नेशनल लैंग्वेज के तौर पे चुना गया तो मसले आए होंगे, लेकिन इसको नेशनल लैंग्वेज में चुनने जाने का लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट भी होगा, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। लैंग्वेज इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ कल्चरल आइडेंटिटी। किसी की भी कल्चरल शनाख्त, किसी की भी सकाफती शनाख्त का एक बहुत अहम उनसर, एक बहुत अहम एलिमेंट, वो क्या? जबान। आपके कल्चर का पार्ट है जबान। आपका कल्चर क्या? आपकी शनाख्त। अगर कल्चर हटा दो आपके सर पे से, तो आप एक बिल्कुल ऐसे इंसान हो गए कि दो पेरेंट्स हैं, उनका मैं बेटा हूं, बेटी हूं, ना पीछे कोई खानदान वानदान, ना कोई किसी किस्म की पहचान। समझ में आ रही बात? तो मुख्तलिफ नहीं लगोगे आप दुनिया में, आप कुछ आम से ही लगोगे बिल्कुल। तो किसी खास कल्चर की बुनियाद में से एक बहुत बड़ी बुनियाद क्या है? लैंग्वेज। अच्छा, पाकिस्तान जब आजाद हुआ दो टुकड़ों में था,
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी कौन थे? बंगाली। वेस्ट पाकिस्तान में बाकी सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो या फिर जो हिजरत करके आए मुहाजिर। तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट बहुत डाइवर्स था। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? वेराइटी वाला। डाइवर्सिटी बहुत होना जिसमें मतलब वेराइटी बहुत हो। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत वेराइटी थी, बहुत डाइवर्सिटी। कौन सी वाली? लैंग्वेज वाली डाइवर्सिटी। ये क्या लिखा है? लिंग्विस्टिकली, लिंग्विस्टिक कहते हैं लैंग्वेज को। So East and West Pakistan when it got independent, it was linguistically very diverse. बहुत सारी जबानें थी। The selection of a national language was a challenge. बोलते बोलते लैंग्वेज निकल गया मेरे मुंह से, मेरे ध्यान में बंगाली भी थी एक तरफ। तो द सिलेक्शन ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज वाज अ चैलेंज कि कौन सी जबान नेशनल हो। उर्दू, उर्दू का स्टेटस क्या था हिस्ट्री में? पढ़ते हुए आ रहे हम। उर्दू एक लिंग्वा फ्रैंका थी। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब ये होता है, उर्दू क्या थी? पहले तो लिख रहा हूं ताकि आपके जहन में वर्ड याद रहे। लिंग्वा फ्रैंका। जब इस जगह, ये जगह ए है, ये जगह बी है, ये जगह सी है, इन तीनों की अपनी अलग अलग जबानें हो। इसकी जबान है एक्स, इसकी जबान है वाई और इसकी जबान, इसकी लैंग्वेज है जेड। तीनों की अलग अलग जबान है, पर ये तीनों लोग आपस में जिस जबान में कम्युनिकेट करते हैं वो इनको यूनाइट करेगी। तो हिंदुस्तान में उर्दू चुनी जाती थी, वो अलग अलग रीजन्स के लोग भी जिस जबान में गुफ्तगू करते थे मिलके, तो उर्दू का वो स्टेटस था। हर रीजन की अपनी जबान। जैसे आप किसी और खानदान से हो सकता है आप घर में किसी और जबान को बोलते हो, कराची में रहते हुए कोई मेमन खानदान से और मेमनी ही घर पे बोली जाती है, कोई और गुजराती खानदान से गुजराती ही बोली जाती है, कोई पठान है जो यहाँ पर बस रह रहा है उसके वहां पश्तो ही बोली जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब लेकिन मिलते हैं जब किसी दावत में, किसी महफिल में, किसी मस्जिद में, किसी जगह पर, कौन सी जबान में बात करते हैं? उर्दू। तो उर्दू हो गई लिंग्वा फ्रैंका। अलग अलग रीजन्स के लोग जिस जबान को अपनी कम्युनिकेशन के लिए इख्तियार करते हैं वो जबान कहलाते हैं लिंग्वा फ्रैंका। ठीक है, उर्दू है लिंग्वा फ्रैंका जिसमें सब कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उर्दू एक लिंग्वा फ्रैंका थी हिंदुस्तान में रहते हुए। किसी एक रीजन की लैंग्वेज नहीं थी, फैली हुई थी, लेकिन ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ थी? नॉर्थ इंडिया में, जहां से मुगल कल्चर सारा चला था। ओके, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू तो लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे एक मतलब उर्दू तो एक का स्टेटस तो पाकिस्तान आजाद होने से पहले लिंग्वा फ्रैंका वाला था। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेजेस थी उस वक्त जब आजाद हुआ? पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, ब्राह्वी, हिंद को, कश्मीरी, गुजराती, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस का मुरक्कब था पूरा पाकिस्तान। ऐसे में जिन्ना ने क्या डिक्लेयर किया? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? वजूहत क्या थी जिसकी बुनियाद पे कायद आजम ने उर्दू को सिलेक्ट किया नेशनल लैंग्वेज के तौर पे? एक तो ये कि मुस्लिम आइडेंटिटी थी। पाकिस्तान मूवमेंट में उर्दू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे आर्टिकल्स और पम्फलेट्स उर्दू में लिखे जाते थे, छापे जाते थे। सही है, मुगल कोड के तरह, मुगल कोड, मुगल कल्चर के टाइम से ही उर्दू का एक स्टेटस था, और तब से जो भी जिद्दोजहद हो रही थी स्टेप बाय स्टेप वो पाकिस्तान की तरफ लेके जा रही थी। पहले सेपरेट नेशन की तरफ लेके जा रही थी तमाम जिद्दोजहद, और बाद में पाकिस्तान बन गया। तो उस जिद्दोजहद में जो जबान ज्यादातर इस्तेमाल हुई वो उर्दू की, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान मूवमेंट की जिद्दोजहद है वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया वाले साइड से ही हुई है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज कहते हैं कि किसी कल्चर की के जखीरे को, जैसे एक लफ्ज होता है ट्रेजर, ट्रेजर किसे कहते हैं? खजाने को। ठीक है, वैसे ही हेरिटेज भी खजाने को ही कह लो आप, कि किसी कल्चर का खजाना जो है ना, तो उर्दू का कल्चरल खजाना बहुत था। क्यों? बड़े बड़े पोइट्स गुजरे, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े राइटर्स गुजरे उर्दू के। मोटे मोटे नाम जो है यहां पर दिखा दिए। मीर तकी मीर, ये मीर लकब है, तकी मीर का लकब था मीर, और मिर्जा गालिब का लकब था गालिब। इस तरीके से अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो ये एक लिस्ट ऑफ शायर और शौरा हैं जो गुजरे हैं। इस तरह नसर निगार गुजरे हैं, बहुत सारे मज़ाहिया किताबें लिखने वाले वगैरह वगैरह गुजरे हैं। पतरस बुखारी जिसमें टॉप ऑफ द लाइन कहूंगा मैं। तो वो देते हैं उर्दू की लिटरेचर को बहुत ज्यादा कंटेंट मिला। उर्दू की जिस जबान की लिटरेचर को बहुत कंटेंट और मजे मजे की चीजें हैं उसमें सुनने में मजा देती हैं, वो आपके गम, गुस्से, खुशी, हर चीज की अक्कासी करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है। आप उस किताब को पढ़ो तो आपको मजा आता है कि मेरी जिंदगी से रिलेट हो रहा है, या जिंदगी के कुछ अच्छे पहलू पता चले, या कोई शायरी के शेर बहुत अच्छा कह दिया गया। ये सब कुछ अगर उर्दू में करने वाले थे काम, बहुत सारा काम, तो उर्दू सीखने वाले भी फिर हुए कि उर्दू में शायरी बड़ी अच्छी है इसलिए सीख रहे हैं। कितने लोगों ने उर्दू इसलिए सीखी होगी कि इकबाल को समझे,
इकबाल को समझना है तो उर्दू में समझेंगे। आज कितने लोग शायद अल्लामा इकबाल को पढ़ते पढ़ते फारसी सीखना शुरू हो जाते हैं कि अल्लामा इकबाल के फारसी के अशार में समझ में नहीं आते तो हम फारसी सीखते हैं। सही है। तो कल्चरल हेरिटेज जिस जबान का स्ट्रांग हो ना, जिस जबान का जखीरे या कह लो कि खजाने, लिटरेचर के खजाने बहुत हो, तो उस जबान के ऊपर लोग आते हैं बहुत सारे। ठीक है। और कुछ होती हैं जो सिर्फ जबान मुंह की अदायगी तक रह जाती हैं, जैसे पंजाबी है। पंजाबी बोली वाली जबान है, सही ना। लिखत के अंदर पंजाबी का इतना नहीं है मामला, उर्दू की तरह ही लिख देंगे पंजाबी को। लेकिन सिंधी जो है, सिंधी लिखत में उसका पूरा रस्म खत है। सिंधी की लिखत उस एक बिल्कुल ऐसा लैंग्वेज होती है, सही ना। सिंधी इज नॉट द टंग, सिर्फ जबान से अदा हो जाए, ओरल टंग नहीं है वो, बल्कि सिंधी इज अ लैंग्वेज जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज। उसकी अपनी ग्रामर, उसके अपने लिखत के तरीके वगैरह वगैरह है। ठीक है। तो बहरहाल अभी हम उर्दू की बात करें, पूरी लैंग्वेज का स्टेटस रखती थी। इसके अलावा लिंग्वा फ्रैंका थी। कल्चरल हेरिटेज वाला पॉइंट हमने कवर कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान मूवमेंट वाला पॉइंट कवर कर दिया कि उसके अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन था। नेशनल यूनिटी एंड पैन इस्लामिक अपील, एक तो ये कि कौम को जोड़ने का एक जरिया होता। क्यों? क्योंकि अगर आप उर्दू नहीं चुनते तो हो सकता है कौम थोड़ी सी अपोज करती। उर्दू नहीं चुनते तो क्या चुनते? बंगाली चुनते। बंगाली चुनते तो बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तो ये सब हो जाते कि हमारी लैंग्वेज को निगलेक्ट कर दिया। उर्दू चुना तब भी उन्होंने सोचा जरूर होगा, लेकिन उर्दू फिर भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर ली। सही है। पर बंगाली के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने तो बिल्कुल उर्दू को नहीं अडॉप्ट किया, और वो बाद में जाके जो है ना, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान टूटने की एक वजह ये भी थी कि उर्दू जो है उसको सिलेक्ट किया गया, बंगाली को नहीं किया गया। तो बहुत सारी और वजूहत थी, लेकिन एक वजह उसमें से ये भी थी कि लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया हमने बंगाल की। एनीवेज, तो नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी था कि अगर आप पश्तो चुनते तो सब खफा हो जाते, आप सिंधी चुनते तो बाकी 3 प्रोविंस खफा हो जाते, राइट। तो कोई न्यूट्रल जबान चुनी जाए, तो उर्दू को चुना गया। और न्यूट्रल का चक्कर ये नहीं कि कोई भी चुन ली जाए, न्यूट्रल चुननी है तो जन स्पेनिश चुन लेंगे, नहीं भाई, कोई ताल्लुक हो आपसे। ताल्लुक क्या था? इस्लामी बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी अपने फारसी के अंदर, के बाद फिर उर्दू के अंदर कुरान के तर्जुमे हुए थे, शाह वलीउल्लाह के बच्चों ने किए थे। बहुत सारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हमारे जो है वो उनके ऊपर कमेंट्री जो है वो उर्दू जबान में की गई थी। तो ये सारा जखीरा मिलके कहीं ना कहीं एक आपको कॉन्टेक्स्ट देता है कि हम उर्दू के साथ भी रिलेट करें। तो इस वजह से उर्दू सेलेक्ट की गई, ये वजह भी है। ज्यादा बड़ा मसला होता अगर बंगाली को चुनते नेशनल लैंग्वेज, और बड़ा मसला होता। दोनों को चुन लेते तो भी मसला होता कि नेशनल लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए जिसमें जिसको सब समझते पढ़ते हो, ताकि हर इदारे में यूनिटी रहे। वरना अगर 2 नेशनल लैंग्वेजेस हैं तो फिर अब हर एक को 2 जबानें सीखनी पड़ रही हैं, और हर इदारे में 2-2 3-3 जबानों में बात हो रही है। खैर बाद में भी हुई, हर इदारे में आज क्या होती है, या तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में गुफ्तगू होती है। पाकिस्तान की आज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। कोर्ट के अंदर इंग्लिश में भी बात होती है। हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसमें इंग्लिश में पूरी बातचीत होती है, और उर्दू में भी होती है, मिक्स होती है। तो चल तो सकते हैं, इसका मतलब है 2 जबानें भी एक साथ। बहरहाल लेट्स मूव ऑन। पर जितनी जबानें होंगी उतनी डिसयूनिटी फैलेगी। प्रैक्टिकल एंड न्यूट्रल चॉइस थी। न्यूट्रल वाला पॉइंट मैंने कवर कर दिया कि न्यूट्रल चॉइस थी, किसी एक सूबे से ताल्लुक नहीं था इसका। क्या इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज हुए जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया? जब नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया तो इमीडिएटली बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह होना शुरू हो गए। स्टूडेंट्स वगैरह ने प्रोटेस्ट किए। उनकी प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में उनकी प्रोटेस्ट रोकने के अंदर उनका जानी और वैसा नुकसान भी हुआ, इंजरी, जैसे हर प्रोटेस्ट के अंदर होता है कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट वायलेंट हो रही होती है, जब प्रोटेस्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वायलेंट होना शुरू हो जाती है। उसके वायलेंस को रोकने के लिए फिर जब मारा मारी होती है तो उसमें कोई मर भी जाता है। तो ये वाले मामला इसमें भी हुए कि जब बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट चली ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट मतलब बंगाल की सपोर्ट में कि इसको भी नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तो उसको उस मूवमेंट को फिर दबाया गया, सप्रेस किया गया, तो उसमें फिर नुकसान हुआ वहां पर बहुत। एडवांटेजेस ऑफ उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज चुनने के क्या फवायद हैं, सब कुछ लिखे हुए हैं, इजी है। ठीक है कि आप वेयर पीपल डोंट हैव सेम मदर टंग, जहां लोगों की मादरी जबान सेम ना हो, तो वहां लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है। अलग अलग मादरी जबान वाले लोग किस जबान में बात करेंगे? वो लिंग्वा फ्रैंका होती है। तो उर्दू का फायदा क्या है चुनने का कि वो लिंग्वा फ्रैंका बन गई। सब ये वो जबान है जिसमें सब बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपस में इजीली। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी,
उर्दू को जब नेशनल लैंग्वेज चुना गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आई कि भाई बलोची कह रहा है कि मेरी नहीं सिलेक्ट की तो पंजाबी की भी तो नहीं की, पश्तो की भी तो खैर है, उर्दू मैं कर लेता हूं एक्सेप्ट। मसला तो ये होता अगर हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट के इदारों में बैठे और सिंधी बना दिया नेशनल लैंग्वेज, तो मसला है फिर बलोची क्यों नहीं बने। मेरी नहीं चुनी तो बाकी 3 की भी तो नहीं चुनी ना, ठीक है, तो न्यूट्रल पे एग्री हो गए और सारे इदारों में वो चली, और इदारों में जब सारे वो चलती है जबान कोई, तो उसको अडॉप्ट करने के बाद फिर उसी में सारी कम्युनिकेशन करते हैं, तो इससे इदारे सही चलते हैं। इदारों में कोई किस्म की जना फिर वो पॉलिटिकल राइवलरीज नहीं क्रिएट हो जाती कि सेम जबान बोल रहे हैं सब। उर्दू का फायदा क्या था, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज चुनने का एक फायदा ये हुआ कि जो जो उर्दू में लिखा था वो आपकी मलकियत हो गया एक तरह से इनडायरेक्टली, कि अब चाहे वो हिंदुस्तान के दौर में लिखी हुई किताबें, हिंदुस्तान के दौर में बोले हुए शेर हो, हम रिलेट करते हैं वो तो हमारे शायर थे, हालांकि हम तो 1947 की बात के हैं, और इंडियंस रिलेट करते हैं कि भाई गालिब तो हमारा शायर था। हम कहते हैं उर्दू किसकी नेशनल लैंग्वेज, हमारी, किसमें शायरी की, उर्दू में, तो हमारे शायर थे, हालांकि हमसे बहुत पहले जा चुके, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले जा चुके, राइट। समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं। तो बहुत सारा लिटरेचर और कल्चर हमें एक तरह से विरसे में मिल गया उर्दू का अडॉप्ट करने के चक्कर में, और बहुत जबरदस्त शायरी, उर्दू शायरी ऐसी है कि बहुत सारे हिंदी उर्दू को सीखते सिर्फ शायरी की बुनियाद पे, क्योंकि उर्दू शायरी ऐसी हल्की फुल्की शायरी नहीं है, फारसी कल्चर हजारों साल पुराना कल्चर है, वहां से एक शायरी का और खतो किताबत का थॉट आया, वो फारसी से ही आगे जाके और अल्फाज में इजाफा हुआ, थोड़े हिंदी के अल्फाज में भी जुड़े उसके साथ, बनते बनते उर्दू बनी है। उर्दू को कहते हैं लश्करी जबान, क्या उर्दू को कहते हैं लश्करी जबान है, लश्कर उर्दू में ये लश्करी, बहुत सारे लश्कर आते थे अपने अलग अलग, कभी कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कभी पर्शिया से अटैक हो रहा है, पर्शिया प्लस तुर्की से मिला के आ रहे हैं हिंदुस्तान में, ये जो सब आ रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत अरबी का भी उनसे शामिल कर लो इसके अंदर, अरब कल्चर भी थोड़ा एंगेज हुआ, फिर हिंदी कल्चर ऑलरेडी, तो इतने सारे लश्करों का, ट्राइब्स का मिल मिला के, कबीलों का मिल के, इतने सारे लश्करों का मिल के एक जबान तश्कील में आई है, वो है उर्दू, तो इसलिए और लश्करी जबान कहलाती है। न्यूट्रल चॉइस, ये फायदे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फायदा, पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट एंड इस्लामिक वोकैबुलरी, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज में चुनने का एक फायदा ये भी हुआ कि उसके अंदर इस्लामिक वोकैबुलरी बहुत सारी शामिल थी, क्योंकि बहुत सारी किताबें उर्दू में लिखी हुई थी इस्लाम की, फिर फारसी कल्चर सब मिल मिला के, तो इससे क्या हुआ कि सबने अपने आप को यूं समझा कि हम उर्दू को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक तरह से हम और ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि उर्दू में इस्लाम के बारे की किताबें बहुत सारी लिखी हुई हैं, तो हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो रही है अगर हम उर्दू को अपनी मादरी जबान मानते हैं। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज, नुकसान भी हुए, आपने एलियनेट कर दिया, अकेला छोड़ दिया किनको, बंगाली स्पीकर्स को, सही है। इसके अलावा रिसेंटमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बगावतें और रिसेंटमेंट और प्रोटेस्ट वगैरह होना शुरू हुई, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट भी वहां पर चली। 1971 में लैंग्वेज की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, भाई सिर्फ लैंग्वेज की वजह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान आजाद होते ही एक कील तो ठोक दी गई ना, एक दिल में कील ठुक गई, हमारी जबान नहीं चुनी, और ऐसे करते करते कितने ऐसे स्टेजेस आए होंगे कि इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को एज अ विलन देख रहा होगा, और जब ये यूं देख रहा होगा तो बीच में इंडिया भी है उस चीज को और आग लगाने के लिए मौजूद है, तो ऐसे करके इवेंचुअली जब अलग हुआ 1971 में पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश एक अलग रियासत बना, तो उसकी वजूहात में से एक फाउंडेशन, बुनियादी वजह कौन सी थी, लैंग्वेज, उर्दू सिलेक्ट करना नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, तो ये वो डिसलाइक किया उन्होंने इस चीज को। अच्छा, जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया तो एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी को ये रहा कि हमारी लैंग्वेज को निग्लेक्ट किया गया, लेकिन स्टिल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उर्दू को, हमारे साथ ही रहे, अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, एक नुकसान कि बहुत से लोग ना जो अपने रीजन की लैंग्वेज बोलते थे वही बोलते थे, उनको नए सिरे से एक नई जबान सीखनी पड़ी, ये भी नुकसान है ना, मेहनत करनी पड़ी नए सिरे से, अच्छा खासा बोल लेते कल तक एक अपनी जबान, एक नई जबान सीखनी पड़ गई, हालांकि फायदा ही होता है, अच्छी बात है नई जबानें सीखना, तो लोगों को बहुत डिफिकल्टीज हुई शुरू में इसको अडॉप्ट करने में, तो एक नुकसान रहा। अब हमारे यहाँ किसी आबाई दूसरे इलाकों से, किसी और ट्राइबल एरिया से कोई काम करने आता है, उसको हमारी जबान समझ में ना आए, तो बेचारे तो वो आते हैं, उनको नौकरी सही मिलती नहीं है, वो सफाई वफाई के काम में लग जाते हैं,
सही, क्योंकि वो कहाँ किस इदारे में जाएंगे, बात करेंगे कि हमारी लिंग्वा फ्रैंका, हमारी नेशनल लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे। दूसरी चीज, जब हम उनसे काम करा रहे तो हमें यार ये क्या करेगा, इसको छोड़ो, जो समझता हो मेरी बात उसको लेके आओ, करते हैं ना हम ये। तो जबान ना सीखने की बुनियाद पर आपको काम भी नहीं मिल रहा, नुकसान हो गया, मुआशी नुकसान भी हो जाता है अगर आपको जबान ना आ रही। तो जिनको शुरू में जबान नहीं आ रही थी उनको मुआशी नुकसान भी हुए, कि उनको काम नहीं मिलते थे हर जगह। फिर उर्दू के ऊपर एक नुकसान ये भी है उर्दू का नेशनल लैंग्वेज चुनने का, कि उर्दू के ऊपर ज्यादा तवज्जो के चक्कर में दूसरी जबानों से थोड़ी तवज्जो कम भी हो गई। ऐसा नहीं दूसरी जबानों पे तवज्जो नहीं रही, लेकिन ज्यादा तो उर्दू पे तवज्जो अगर हो जाए तो दूसरी कल्चरल जबानें डाउन हो जाती हैं। फिर इससे क्या नुकसान होता है, इससे ये नुकसान होता है कि आपकी जिंदगी के जो कलर्स है ना वो खत्म हो जाते हैं। आपको क्या कहा है कि बेस्ट एक सोसाइटी वो है कि जिसमें डिस्टिंक्ट कल्चर्स हो पर यूनिटी भी हो। तो उर्दू यूनाइट तो कर रही है, लेकिन इतना ओवर एम्फेसिस सिर्फ उर्दू पे रख रहे हैं, बाकी को बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो फिर डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगी और सब सिंगल कल्चर बन जाएगा, वो भी सही नहीं है। ऐसे आपकी आपकी मुल्क से, आपकी कौम से फ्लेवर्स, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग किस्म के जहन, अलग अलग किस्म की सकाफतें वो खत्म हो जाएंगी, फिर फायदा नहीं है, फिर मजा नहीं रहेगा। प्रोमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। अब उर्दू के बारे में तो देख लिया, उर्दू में बहुत सारा उर्दू पे काम हुआ है, जो शौरा बड़े बड़े गुजरे हैं उनके 3-4 के नाम भी जहन में रखने चाहिए आपने, ठीक है ना, जिसमें बड़े 3 नाम मैं आपको बता चुका, ज्यादा मैं बता नहीं रहा। मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल, सही है। और बेशतर शौरा गुजरे हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम गुजरे आज तक मौजूद हैं, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट है, तो वो 3 बता दिए। इसी तरह मज़ाहिया खतों के दावत में आप बात करें तो पतरस बुखारी, बहुत अच्छे मज़ामीन होते हैं उनके। पाकिस्तान रीजनल लैंग्वेजेस आर अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स डाइवर्स कल्चर। पाकिस्तान के डाइवर्स कल्चर, जो इतना मुख्तलिफ कल्चर है, जैसे इसीलिए तो मजा आता है टूरिज्म में कि अलग अलग कुछ दिखता है, कुछ खाने पीने को अलग के फला जगह से चीज आई है, ये वहां से आई है, रेवड़ी वहां बनती है, तो ये सब कल्चर का पार्ट है। लेकिन कल्चर के बहुत सारे पार्ट्स में से हम क्या सिर्फ देख रहे हैं लैंग्वेज को, बहुत सारे कल्चरल चीजें देखने तो आपकी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में देखना। रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोमोट करने के लिए क्या एफर्ट्स की जा रही हैं इस कॉलम में, कल्चरल कंट्रीब्यूशन खुद ही समझ जाओगे क्या लिखा है इसके अंदर। पंजाबी को प्रोमोट करने के लिए कुछ इस तरह के बोर्ड्स बने हैं, जैसे पंजाबी अदबी बोर्ड, पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। इसी तरह के से सालाना महफिलें भी होती है कुछ ना कुछ, कि जिसमें पंजाबी के अंदर जुगते हो गई, शेरो शायरी हो गई, या इस तरह के प्रोग्राम्स भी आते हैं। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो कल्चरल प्रमोशन है किसी भी जबान की, वो कैसे हो रही है, या तो इंस्टीट्यूशन से हो रही है, मतलब इदारों से हो रही है। इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ तालीमी इदारे नहीं होते, तालीमी इदारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट के भी इदारे होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ऐसे इदारे जो कर रहे हैं किसी जबान के लिए काम, ठीक है। कुछ सोसाइटीज बनती हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में अक्सर ऐसी सोसाइटीज बनती हैं कि जो किसी स्पेसिफिक कल्चर के पार्ट को प्रमोट करने के लिए बनती है, सही है। इंस्टीट्यूशन हो, जैसे एक हमने सर सैयद अहमद खान के दौर की देखी थी, तो वो कौन सी थी, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, तो एक सोसाइटी थी बनी हुई कि जो एजुकेशन के मैटर्स को डिस्कस करती थी। जरूरी नहीं है कि उनके कॉलेज का बंदा हो ना हो, इधर उधर से भी लोग आके जमा होते थे, ठीक है। इस तरह से सोसाइटीज बनती हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ होता है। इंस्टीट्यूशंस के जरिए या सोसाइटीज भी इसी में रख लो, इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज के जरिए प्रोमोट होती है कोई जबान, या तो फिर मीडिया के जरिए। मीडिया में क्या आ गया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ठीक है। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसमें है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर मूवीज, सिनेमा, थिएटर्स, म्यूजिक और ये डांसेस और ये सारे, उसमें जो सिंगिंग वगैरह, सबके जरिए भी कोई जबान प्रमोट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई आर्ट्स के जरिए भी हो सकती है कि खत्ताती कर रहे हैं, शेर वगैरह, कोई आर्टिस्ट शेर लिख लिख के पेंटिंग्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मीडिया या आर्ट्स और इस सब के जरिए भी कोई जबान प्रमोट हो सकती है, ओके। ये बेसिक है हर जबान के लिए। अब जरा गुस्सा, पंजाबी जबान की प्रमोशन की बात करें तो इदारों में बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाबी पढ़ाती है एमए लेवल तक, एमए तक पंजाबी के, मतलब पंजाबी आपको एज अ जबान सीखने को मिले कि उसके अंदर उसकी भी बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें होंगी, कोई मतलब पंजाबी पंजाबी कल्चर के हवाले से बहुत सारी किताबें होंगी जो पढ़ाई जाती होंगी,
इस तरीके से पंजाबी अदबी बोर्ड, पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, ये 2 इदारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो पंजाबी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा पंजाबी जो है उसका बहुत ज्यादा स्प्रेड है, पाकिस्तान में रहते हुए पंजाबी का बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है मीडिया के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? पंजाबी। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान कौन सी है? सवाल अगर ये आता है तो पंजाबी, उर्दू नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समझने वाली जबान कह लो, सबसे ज्यादा कौन सी है? वो उर्दू कह सकते हो कि जिसको पंजाबी भी समझता होगा, पश्तो वो पठान भी समझता होगा, सिंधी भी। लेकिन आम जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी जबान बोली जाती है? आम जिंदगी में जो पूरा पंजाब है ना, उस पूरे खित्ते में पंजाबी में ही बात करते हैं वो लोग आपस में, रोजमर्रा की जिंदगी में। और क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में पंजाबी में बात कर रहे हैं, और आपका ये प्रोविंस जो है मेजॉरिटी है, आपकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी कहां है? पंजाब में, और वो सब पंजाबी में बात कर रहे हैं, वो सब पंजाबी बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उर्दू कहां, कौन बोल रहा है? सिंध वाले उर्दू नहीं, सिंध वाले उर्दू नहीं बोले, वो सिंधी बोल रहे हैं। सिर्फ इस वाले खित्ते में उर्दू बोली जा रही है, कराची, हैदराबाद, ना अंदरून सिंध या सिंध के दूसरे दीगर जहां पर सिंधी कल्चर बहुत स्ट्रांग है तो वहां पर सिंधी बोली जा रही है। बलूचिस्तान में बलूची बोली जा रही है, केपीके में केपीके बोली जा रही है। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा बोली कौन सी जाती है जबान पूरे पाकिस्तान में? हर रीजन अपनी बोलता है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाबी बोली जाती है। पूरे पाकिस्तान में उर्दू नहीं बोली जाती। लेकिन सवाल यह हो कि सबसे ज्यादा समझी जाने वाली जबान कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी जबान ऐसी है जो समझी जा सकती है? तो वो उर्दू है। फिर उसमें पंजाबी भी उर्दू समझता है, सिंधी भी उर्दू को समझता है, काफी हद तक सभी समझते हैं। पर रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। ठीक है ना, उर्दू नहीं। उर्दू तो पता नहीं शायद तीसरे चौथे नंबर पे हो, क्योंकि सिंधी में, पूरे सिंध में भी उर्दू थोड़ी बोली जाती है सब। क्लियर है? इनफैक्ट कराची में रहते हुए 2 पठान आपस में पश्तो बोलते हैं, उर्दू थोड़ी बोली जा रही है। क्लियर है? एनीवेज, तो पंजाबी सबसे ज्यादा स्प्रेड जबान है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जबान है, तो सबसे ज्यादा मीडिया भी उन्हीं का होगा, सबसे ज्यादा गाने उसी में होंगे, सबसे ज्यादा किताब, मतलब सबसे ज्यादा ड्रामे शामे, उसमें कोई ना कोई कल्चर आएगा उनका। ठीक है? इनके कल्चर की क्या क्या चीजें? इनके फोक म्यूजिक मतलब अवामी म्यूजिक, जाम अवाम जो है ना बैठे बैठे जो है ना शेरो शायरी करते हैं, या पुराने लोग नहीं है, जो पुराने लोगों के अपने बनाए हुए खानदानी गाने होते हैं, वो सारे फोक म्यूजिक कहलाते हैं। फोक म्यूजिक, फिर भंगड़ा डांस, ये सब बहुत कल्चर हमारा है। शादी कल्चर बहुत है, उसमें जो गाने वाने सही है, पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह यूज होते हैं। फिर फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं, पंजाबी फेस्टिवल्स, बसंत वगैरह, उस समय पंजाबी का बहुत इस्तेमाल है। फिर जुगतबाजी पॉइंट्स मारने, पूरे प्रोग्राम होते हैं ऐसे, खबरनाक, खबरदार, पता नहीं क्या क्या, उन सब में सिर्फ जुगते हो रही होती है कि कोई बात हो रही है, उसके दरमियान पॉइंट्स मारे जा रहे हैं पंजाबी में। तो ये सब क्या है? इससे पंजाबी लैंग्वेज प्रमोट होती है। इसके अलावा पंजाबी जबान के बहुत बड़े कुछ ग्रेट माइंड्स भी गुजरे हैं, बुल्ले शाह, वारिस शाह, सुल्तान बाहू। इनकी शायरी में, इन्होंने पंजाबी में शायरी की है, तो इनकी पंजाबी में की गई शायरी के अंदर ऐसे मैसेजेस हैं कि इनकी शायरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी की जाती है ताकि सब समझे। ठीक है? हीर रांझा के किस्से, कहानियां, आज भी हीर रांझा के किस्से 2 लवर्स वाले किस्सों के तौर पे यूज होते हैं, कि एक मिसालें होते हैं ना, जैसे शीरी फराद का किस्सा, लैला मजनू का किस्सा, हीर रांझा का किस्सा, ये टेल्स होती है। जैसे इंग्लिश में बोले तो रोमियो जूलियट के किस्से, ये टेल्स हैं, ये जरूरी नहीं असली हो ये, पर कोई पंजाबी जबान की लिखी हो सकती है, कोई अरब के कल्चर से आ रही हो, कोई इंग्लिश कल्चर से आ रही हो। तो हीर रांझा जो है पंजाबी कल्चर से। अच्छा, सिंधी जो है, सिंधी को एक ऐसी खासियत मिली हुई जो पंजाबी के पास नहीं है। पंजाबी कल्चरली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अवाम ज्यादा है ना पंजाबी की। सिंधी जो है वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जबान है, बाकायदा एक फॉर्मल एजुकेशनल लैंग्वेज है। वो लिखत है सिंधी की अलग तरह से, उसकी सिंधी लिखी हुई तुम देखोगे तो इतने सारे नुक्ते होते हैं कि आप समझ जाओगे सिंधी है ये। सही है? हम तो ये करते थे, उर्दू में कुछ लिख लेते थे, जब सिंधी पढ़ते थे उर्दू में लिख लेते थे, फिर नुक्ते लगाते थे रैंडमली। सही, तो मतलब बहुत सारे नुक्तों वाली जबान है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको जगह मिली हुई है आपकी तालीम के अंदर बाकायदा। पंजाब के अंदर तो एमए तक पढ़ाते हैं एज एन ऑप्शन। सिंध के अंदर सिंधी कंपलसरी है, सिंध बोर्ड के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कंपलसरी है। बल्कि सिंध के गांव, ये तो कराची बस एक इलाका है ना, सिंध तो बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत सारे शहर है, तो उसके जो दूसरे शहर है, सक्खर वक्खर, ये जितने भी, तो उन जगहों के अंदरून के स्कूल्स वगैरह, तो वहां पर जहां पर सिंधी मेजॉरिटी, तो वहां पर या तो सर इंग्लिश बोल रहा होगा या सिंधी बोल रहा होगा, बल्कि कभी कभी तो सिंधी में इंग्लिश बोल रहा होगा।
सही है। तो वो सिंधी उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना हुआ है, उनके इदारे का कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहता है। मैं भी आपको जिस जबान में पढ़ा रहा हूं ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारी। हम किस मीडियम में बात करें? उर्दू, कभी कभी इंग्लिश बोल लेता हूं, ज्यादातर मेरी उर्दू है, तो उर्दू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इधर। तो सिंध के अंदरूनी जो शहर हैं या अंदरूनी इलाके, वहां के स्कूल वगैरह में कौन सी जबान? सिंधी में ही पढ़ाते भी हैं और सिंधी लिखते भी हैं बाकायदा, सिंधी में पूरे पूरे टॉपिक्स कवर करा देते हैं। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है सिंधी का। सिंधी को बाकायदा 1971 में, शायद नहीं 1972 में पार्लियामेंट में, भुट्टो की हुकूमत के दौर में, जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा सिंध लैंग्वेज बिल पास हुआ। सिंध लैंग्वेज बिल 1972 में पास हुआ, जिसके तहत सिंध को ऑफिशियल स्टेटस मिला, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला कि सिंध एक ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंध की, मतलब सिंध की पार्लियामेंट में सिंधी बोली जा सकती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, हमें नहीं समझ में आ रही, हम तो कराची से, क्यों नहीं समझ में आ रही? सिंध के बोर्ड से आपने मैट्रिक नहीं किया, इंटर किया, तो वो जब मैट्रिक किया तो सिंधी बगैर कैसे कर लिया आपने? तो आपको आनी चाहिए पार्लियामेंट तक पहुंचते पहुंचते। सो इसको इस तरह का मकाम हासिल है कि इनका कल्चर स्ट्रॉन्ग। तो एजुकेशनल और ऑफिशियल मकाम सिंध को हासिल है कि पूरे आइन के अंदर इसको बाकायदा रिकॉग्नाइज किया गया। फिर सिंधी लिटरेरी बोर्ड, इदारों की बात कर ले तो सिंधी अदबी बोर्ड, जैसे पंजाब का है ना, पंजाबी अदबी बोर्ड, वैसे सिंधी अदबी बोर्ड है। ये जो है इस जबान की किताबें शाया करवाते हैं, आए दिन डिक्शनरी शाया कराते हैं। इन इदारों का काम है कि सिंधी को प्रमोट करें, पर फिर भी इतनी प्रमोट नहीं होती जितनी उर्दू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो है उसने सिंधियोलॉजी के नाम से एक पूरा सब्जेक्ट बनाया। सिंधियोलॉजी मतलब सिंध की पढ़ाई, वो है ही सिंधी में पूरी। सिंध की जो कल्चरली सिंधी कैसे फैलाई जा रही है, बाकायदा टीवी चैनल्स, टीवी न्यूज होती है सिंधी में बाकायदा। हम तक नहीं पहुंचते, हम देखते ही नहीं वो चैनल्स। अगर हम आज केबल के अंदर वो इसको ट्यून करें तो आ जाएगी सिंधी न्यूज हमारे सामने। तो न्यूज पेपर्स बाकायदा सिंधी में लिख के छपे होते हैं पूरे पूरे। इसी तरीके से रेडियो के ऊपर सिंधी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। सही है। हमें टोटल अगर थोड़ी बहुत जुमले आते होंगे तो यो घोड़ो आए, यो बकरे आए, इस तरह से ही आते थे आखिरी। सही है। इस तरफ कल्चरल इसके आंसर देखते हैं सिंधी के क्या क्या है। ये तो प्रोमोशन है कि कैसे प्रोमोट होती है सिंधी जबान के कल्चर में, क्या क्या आपको मिलेगा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक बहुत बड़े शायर, सच्चल सरमस्त एक बहुत बड़े शायर, इनकी की हुई शायरी जो है बाकायदा ट्रांसलेट की जाती है। जैसे बुल्ले शाह पंजाबी के हैं तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, बल्कि इनके शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के जो श्राइन है, जो मजार है, उसके ऊपर साल जब पूरा होता है ना, उनकी मौत की बरसी पूरी होती है, जिसको उर्स कहते हैं, उर्स पूरा होता है, तो उसमें बाकायदा कव्वालियां और फोक म्यूजिक वगैरह चलाते हैं बाकायदा। बिल्कुल ही एक अलग ही खुराफात की दुनिया कह लो उसको, जो भी कह लो आप अपने अंदाज में, लेकिन वो उसको एक कल्चर का पार्ट कहता है कि सिंधी कल्चर का पार्ट है। सही। ये श्राइन कहता है मजार को, तो उर्स पे फोक म्यूजिक और पोएट्री सिंधी में सारी होती है। और किनकी? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की पोएट्री गाते हैं। सिंधी राइटर्स एंड देयर ट्रांसलेशन एक्सपेंडेड द लैंग्वेज यूज। तो किसी भी जबान का यूज एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सिखानी पड़ेगी। तो इदारों में उसका इस्तेमाल, स्कूलों में उसको पढ़ाना, फिर उसके सिंधी जबान में जो लिखी हुई चीजें उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, उर्दू की लिखी हुई चीजों को सिंधी में ट्रांसलेट करना। इस पूरे प्रोसेस से सिंधी का यूज बढ़ जाता है, लोगों को सीखने को मिलती है आज के दौर में। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस का इतना कोई काम, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस बेचारी बहुत पीछे जा चुकी हैं आज के दौर में। प्राइम जो प्रायोरिटी है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर बच्चे की या पेरेंट की है कि वो इंग्लिश सीखे, क्योंकि इंग्लिश में ही सारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी छपी हुई है इंग्लिश जबान में। तो इंग्लिश की तरफ तवज्जो हो गई है। इंग्लिश की तरफ इतनी तवज्जो हो गई है कि उर्दू से दूर हो गए, तो सिंधी तो और दूर की बात हो गई। समझ आ रही बात? लैंग्वेज पश्तो के बारे में भी है कि पश्तो अकेडमी 1954 में बनी थी, जो प्रमोट करती है पश्तो कल्चर को, पश्तो की डिक्शनरी छापती है। मीडिया की बात करें तो पश्तो के अपने ड्रामाज आते हैं, पश्तो चैनल्स होते हैं, पश्तो म्यूजिक होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पश्तो की अपनी फोक टेल्स हैं, पुराने लोगों की कहानियां जो बच्चों को सुनाई जाती हैं कि दो आदमी थे, एक बादशाह था, एक, ये सारी फोक टेल्स कहलाती हैं। सही। इसी तरीके से बैलेड्स या पोइट्री, बैलेड्स वो होते हैं जो किससे कहानियां जिसमें शायरी भी शामिल होती है। और शायरी, पश्तो शायरी में आपको क्या क्या मिलेगा? ऑनर मतलब गैरत के बारे में शायरी, ब्रेवरी बहादुरी के बारे में शायरी, रोमांस प्यार भरी शायरी, ये सारी पश्तो शायरी के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा पोइट्स, इनके अगर बड़े पोइट्स के नाम बोले तो रहमान बाबा, गनी खान। ये रहमान नीचे बलोची वाले में नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं, खैर।
रहमान बाबा गनी खान एनरिच्ड पश्तो कल्चर, ठीक है। पश्तो डांस अतान कहलाता, पता नहीं क्या कहलाता, ये पश्तो डांस एक मखसूस डांस है, सही है, जो ये बाकायदा परफॉर्म करते हैं, इनका एक कल्चरल डांस है। म्यूजिक, सिनेमा, तो ये जितना भी कल्चर के अंदर आप देखेंगे ना, ज्यादा डांस, म्यूजिक, सिनेमा, सिंगिंग, पोएट्री, इस तरफ जुड़ा हुआ है मामला, और वहां से कल्चरल आइडेंटिटी लैंग्वेज की क्रिएट हो रही है। पर इसके साथ एक दूसरा हिस्सा खतो किताबत का भी है, स्टोरीज लिखी हुई है, शायरी लिखी है, वहां से भी प्रमोट होती है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज। बलोची का भी है, लेकिन सबसे कम तवज्जो बलोची को मिली हुई होगी। बलोची की भी बलोची एकेडमी बनी हुई है, जो कि पब्लिश करती है बलोची का लिटरेचर वगैरह, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान में वैसे ही आबादी बहुत कम, सबसे कम पाकिस्तान में रहते हुए है, फिर वहां पर बहुत बेसिक नीड्स के मसले हैं, तो ये तो लग्जरी होती है, बैठ के बातचीत, जबान, शेयरिंग, शेरो शायरी, ये तो वो वाले काम है, कह लो कि फारग बैठे हुए हैं तो काम है। यहाँ तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे हुए और ज्यादातर लोग माइग्रेट हो जाते हैं, तो जब लोग ही कम हो गए तो उसके जबान को कैरी करने वाले भी कम हो जाएंगे ना, सही जी। आधी जबान क्यों डूबती है? माशी मार की वजह से। किसी जगह पर, किसी इलाके में मईशत नहीं है, कमाई के जराए नहीं, वो जगह से माइग्रेट हो जाते हैं लोग। जब वो माइग्रेट होते हैं, कहीं और सेटल होते हैं, उनके बच्चे भी वहीं पलते पड़ते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते उस जगह की जबान ही सीख लेते हैं वो बच्चे। तो पाकिस्तान में अगर कराची के अंदर रहते हो, बहुत सारे लोग सेटल हुए, माइग्रेट हुए, तो इससे उर्दू को बहुत प्रमोशन मिली है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से हर जगह, हर रीजन का बंदा यहाँ के सेटल हो रहा है, तो उर्दू प्रोमोट हो रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं सेटल्ड फैमिलीज के बच्चों तक उनकी रीजनल लैंग्वेजेस नहीं अगर पहुंच रही, तो उनकी लैंग्वेजेस फेड आउट होती जा रही हैं। पर आज हम देखते हैं फिर भी अगर ये जो खास रीजनल कल्चर से आ रहे हैं, फिर भी उनकी बरकरार है, उनके घरों में पश्तो बोली जा रही है, सिंधी पंजाबी बोली जा रही है, पर ओवर टाइम आहिस्ते आहिस्ते करके वो उर्दू और इंग्लिश के अंदर व्हाइट वॉश हो जाएंगे या उर्दू वॉश हो जाएंगे, ठीक है जी। बलोची के भी हानी और हानी शाह मुरीद, ये इनके किस्से, कोई ट्राइबल हिस्ट्री, इनके कबीलों की हिस्ट्री है। एक दो नाम सबके जहन में रखना, पॉइंट है, गुल खान नसीर, अताशाद। अच्छा, बलोची कहां बोली जाती है? अगर ये सवाल हो आपसे तो कौन सा रीजन बताओगे? मोस्टली बलोचिस्तान एज वेल एज केपी के, क्योंकि बलोचिस्तान से केपी के का बॉर्डर मिलता है। इसी तरीके से पश्तो जो है वो भी बलूचिस्तान में भी बोली जाती है। बलूचिस्तान के बिल्कुल नॉर्थ पे, जहां केपीके से बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का, उन वाले तमाम इलाकों में पश्तो कल्चर मौजूद होगा। ओके, प्रोमोशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं? मिलाने को, दो चीजों को मिला दो, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। तो प्रोमोशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, कि रीजनल लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, प्रोमोट कैसे किया जाए, उसके बारे में क्या, पहले तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान की जो आपने रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर बात की, उसके अलावा भी मौजूद है कुछ, चार बात की, पश्तो, आपके पंजाबी, बलोची, सिंधी, इसके अलावा सराइकी है, हिंद को है, कश्मीरी है, ब्राहवी है, ये अलग अलग लैंग्वेज है, गुजराती है, और चले जाओ तो गुजराती में रहते हो और फर्क आएगा, तो मेमनी अलग होगी और कोई अलग अलग किस्म की गुजरातियां होंगी, सही है। तो ये सब अलग अलग है, और इन सब को इंटीग्रेट करने के लिए कौन से लिटरेरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, कल्चरल बॉडीज, ऐसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज बनाई जाती है जो इसके प्रोग्राम्स मुनक्किद करती हैं, तो जाके ये प्रोमोट होते हैं। या फिर इस तरह के कोई कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे इस्लामाबाद में एक जगह है जिसका नाम है लोक विरसा। ये लोक विरसा जो जगह है, यहां पर लोक मेला लगता है, गालिबन नवंबर के महीने में लगता होगा, ठीक है, 1974 से। यहां पर मुख्तलिफ रीजन्स के लोग अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं आके, उसमें अपने फूड, अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने पहनने के, खाने के डिशेस वगैरह सब कुछ लेके आते हैं। तो यहाँ पर जबान के भी कुछ, कोई आके जो है ना अशार पढ़ गया, कोई आके कोई कहानी सुना गया, कोई आके कोई गाना गा गया, किसी का कोई गाना बजा दिया गया, किसी ने सितार तंबूरो वगैरह बजाते हुए गाना सुना, इस तरह से करके सारा कल्चरल शेयरिंग होती है यहाँ पर। कहां पर? लोक विरसा के अंदर। तो उसने इस तरह के इदारे जो है, या सोसाइटीज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में, या मीडिया प्रोग्राम जो हमने ऊपर भी बताया, वो सब प्रोमोट करते हैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज को। बाकी तमाम चैनल उर्दू तो बोल ही रहे हैं, वो तो कॉमन ही है। तो वो जो बॉडीज और वो सोसाइटीज और ये बनी है, इन्होंने कितनी हद तक सक्सेस हासिल की है इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, तो आप बताओगे एक हद तक सक्सेस हुई है? वरना तो गायब हो चुकी होती है ना। आज तक अगर बोली जा रही है, सुनी समझी जा रही है, तो कहीं ना कहीं फेड आउट नहीं हुई है, एक्सटिंक्ट नहीं हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब नापैद, नापैद मतलब कि खत्म हो जाए कोई चीज दुनिया से।
एक्सटिंक्ट नहीं हो गई ये जबानें, जारी हैं अपने अपने रीजन्स के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो सक्सेस है ना, ठीक है। ये प्रिजर्व हुई है जबानें सारी, रीजनल जबानें कैसे, स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट से, लिटरेचर से और एकेडमिक डिपार्टमेंट सोसाइटी से। ये स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट्स क्या होंगे? स्क्रिप्ट होता है जबान को लिखने का तरीका। अगर स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, स्टैंडर्डाइज, तो एक जैसा, जैसा मेरे पास लिखा हुआ है वैसा आपके पास भी लिखा हुआ है। मसलन अगर आप आज मक्का मदीना शरीफ जाएं और वहां पर कुरान पाक उठाएं तो दो तरह के आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। एक वो जो अरबी पढ़ते हैं जिस तरह के रस्मुल खत के अंदर, वो शायद ब्लू ब्लू वाला, वो ग्रीन वाला होता है, डार्क ग्रीन वाला होता है। और एक वो जो हम समझ रहे पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल के अंदर जो हम समझते हैं ना, जैसे कुरान छपा हुआ है वो वाला। आज भी आप देखोगे बिल्कुल अरबी तरह के स्क्रिप्ट वाला, अलग तरह की बाइंडिंग में होता है कुरान, थोड़ा मुश्किल होती है उसको पढ़ने में, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट और जो हम पढ़ते समझते हैं वो स्क्रिप्ट थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे में नून ज्यादा गोल होगा, दो जबर एक अलग अंदाज में होंगे, दो जेर अलग अंदाज में होंगे। हमारा जेर जो अलिफ के नीचे लगा होगा, उनका जेर अलिफ के ऊपर लगा होगा, या तशदीद अगर लगी हुई है ना, ये तशदीद सही है, नून के ऊपर तशदीद है, नून के तशदीद के नीचे जेर होगा या तशदीद के ऊपर जेर होगा। हमारे यहाँ शायद ये हो सकता है कि तशदीद ऊपर नून के नीचे जेर हो, खैर ऐसा नहीं होता, वैसे तशदीद होती है तो नीचे ही होता है। पॉइंट ये है कि जिस तरीके से लिखा हुआ है अरबी में, वो स्क्रिप्ट भी कॉमन नहीं है। अरब के अंदर पढ़ने वाले अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, वो तो शायद जबर जेर पेश के बगैर भी पढ़ लें, और हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग प्रिंटिंग अंदाज में होता है ना। तो अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाए स्क्रिप्ट को, और सिर्फ यही नहीं, जो हुफाज बनते हैं वो तो लाइनें भी बराबर होती है उनकी सबकी। कौन से आमतौर पर कितने लाइनों वाले कुरान? 15 लाइन्स वाले कुरान से हिफ्ज कर रहे हैं वो। तो ये क्या किया आपने? स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो जब भी किसी स्क्रिप्ट को, किसी जबान के टेक्स्ट को जैसे लिखे हो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होता है, उसको समझने पढ़ने की आसानी पैदा हो जाती है और ज्यादा लोग उसको पढ़ समझ सकते हैं। मसलन अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड तरीका हमारे यहां उर्दू में लिखने का, ये भी उल्टा ही कर दिया मैंने, अलिफ और बा लिखना चाहिए था मुझे, ये अलिफ है तरीका और ये बे तरीका है, ठीक है ना। मैं कहता हूं कौन सा वाला तरीका ज्यादा कॉमन है, ठीक है, आप मुझे बताना। एक कैसे लिखते हैं, अलिफ वाला या बे वाला? जो बे वाला तरीका मतलब बी वाला तरीका है। एक ऐसे लिखते हैं, काफ ऐसे बनाते हैं, राइट। इसे कहते हैं हमने स्क्रिप्ट को, जो लिखने का तरीका उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, कॉमन स्टैंडर्ड। तो इस तरह से पूरी किताबें कॉमन तरीकों से लिखी हुई करें तो स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट। फिर इसके अलावा वो साइंटिफिक बार बार क्यों आ रहा है, साइंटिफिक सोसाइटी तो सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। ऐसी सोसाइटीज स्कूल कॉलेजेस में बनी हुई जो किसी लैंग्वेज को प्रमोट करी, वो या मीडियाज और प्रोग्राम्स, इसके जरिए प्रमोशन हुई है, सक्सेसफुल हुई है। बहुत ज्यादातर जबानें जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल में ऑफर भी की जाती है कि अगर आप चाहते हो तो पंजाबी को ऑप्ट कर लो, सिंधी को ऑप्ट कर लो। सिंधी तो बाकायदा लिखत में पूरी एक लैंग्वेज है, पंजाबी बलोची उनका इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर नहीं होगा जितना सिंधी का होगा, इतना याद रखिएगा। कल्चरली सक्सेस की बात करें तो सबसे बड़ी सक्सेस पंजाबी को मिली हुई है। रीजनल लैंग्वेजेस में कल्चरल सक्सेस सबसे बड़ी किसके पास है? पंजाबी के पास। क्यों? कल्चर लोगों में शेयर होता है और लोगों की तादाद सबसे ज्यादा पंजाब में, तो इसलिए मेजॉरिटी की वजह से अथॉरिटी है पंजाब के पास कल्चरल। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंध के अंदर काम बहुत हुआ है, बाकायदा ग्रामर सिंधी है, सिंधी ग्रामर है, सिंधी का लिखने का तरीका पूरा अलग है, सिंधी रस्मुल खत उसके फॉन्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, सिंधी में बाकायदा छपी हुई किताब है, बाकायदा न्यूज़पेपर छपते हैं सिंधी के बाकायदा। तो सिंधी को एजुकेशन के अंदर ऑफिशियल किया हुआ है 1972 के अंदर, सिंध लैंग्वेज बिल जो है, ठीक है, तो उसके जरिए और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया कि सिंधी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंध। तो कोर्ट या सिंध के किसी कोर्ट में, सिंध की किसी पार्लियामेंट में अगर वो बोली जा रही है तो जिसको नहीं आ रही उसकी गलती है, उसको आनी चाहिए। क्लियर हो रही बात? एक मिनट पॉज करके एक बात यहीं पर मैं जोड़ना चाहूंगा। नाइनटीन 1972 में जब सिंध बिल पास हुआ, सिंध लैंग्वेज बिल पास हुआ, उस वक्त हुकूमत में कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। इसकी हुकूमत कौन से सूबे से ड्रिवन थी? पूरे मुल्क का हाकिम वो था, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो था, जुल्फिकार अली भुट्टो, राइट। कहां से, कौन से सूबे से ताल्लुक था? सिंध।
ओके, आज तक भुट्टो सिंध से रिलेटेड है ना वो नेम, और वो सिंध लैंग्वेज बिल पास कब हुआ? 1972 में। तो इसका मतलब किसी भी लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए एक और चीज अहम है कि उनके लोग गवर्नमेंट में कितने ऊंचे इदारों तक पहुंचते हैं। वो जितने ऊंचे इदारों तक पहुंचेंगे उतना ही वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर पाएंगे। क्लियर हुई? पश्तो और बलोची को एक ही लाइन में लिख दिया, वैसे ही समझो कि पश्तो और बलोची भी एक्सपेंड हुई है मीडिया और अकेडमीज के जरिए। इससे पता चल रहा है इतना कोई स्ट्रॉन्ग अलग से इसका आर्गुमेंट जनरेट नहीं किया। असल दो आर्गुमेंट हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में अगर मैं बोलूं तो कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से वो पंजाबी प्रमोट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऑफिशियल प्रमोशन हुए ना रीजनल लैंग्वेज वो सिंधी लैंग्वेज है, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तो आपको पता पंजाबी है। चैलेंजेस आज के क्या है भाई? आज का ये कि उर्दू और इंग्लिश रिमेन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये चैलेंज क्या है? चैलेंज ये नहीं है, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो आने वाले बच्चे अपने अपने खानदान की जबानें भूलते चले जा रहे हैं उर्दू और इंग्लिश अडॉप्ट करने के चक्कर में। आप खुद भी किसी कल्चर से ताल्लुक रखते हो सकता है कि अब तक आप सिर्फ समझ पा रहे हो अपने आबा अजदाद की बोली हुई जबान, अब आपसे बोली नहीं जाती, और क्योंकि आपसे बोली नहीं जाती हो सकता है आपके बाद वाली जनरेशन समझ भी ना पाए, क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे, तो उनसे बोलना तो दूर गया, उनसे समझ भी नहीं आ पाएगी। आप लोगों को सिर्फ समझ भी क्यों आ पा रही है? शायद आपके बाप दादा वगैरह में वो बोली जाती हो, आपकी अपनी जबान, खानदानी जबान। समझ में आ रही है? जैसे मेरी खानदानी गुजराती है, तो मेरे अब्बू अम्मी के दरमियान वो बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमने अपने दादा दादी की भी जनरेशन को देखा है जब हम छोटे थे, और वो बोलते थे, जबान में बात करते थे, तो हमें पता है। लेकिन अगर दादा दादी को ना देखा होता तो मेरे वालिदैन बात नहीं करते, हमें समझ में भी नहीं आती आज, और हमें बोलना तो बहुत ही दूर की बात है कि हम वो बोलते, हम इंग्लिश में बोलते हैं गुजराती, हम ना ही बोले तो बेहतर है। आने वाली जनरेशन्स तो एक लूज कर ही रही है अपनी मदर टंग, उनकी जो है ना उनकी रोजमर्रा की गुफ्तगू में नहीं है। इसके अलावा माइग्रेशंस जो हो रही हैं किसी शहरी इलाके में या किसी ऐसी जगह पर माइग्रेशंस हो रही है जहां पर कोई मुख्तलिफ जबान है, उस माइग्रेशंस की बुनियाद पर उस जबान को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, और उसी में गुफ्तगू करते करते अपनी जबान पता नहीं कहीं छोड़ा है, और आपके फिर वहीं सेटल हो गए, उस शहर में सेटल भी हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और से ताल्लुक रखते थे, अब कराची में सेटल हो गए, और यहीं पर उनके घर है, बीवी बच्चे यहीं है, तो फिर यहीं के कल्चर में उनके बच्चों ने एजुकेशन लिया, तो अब वो अपनी मादरी जबान से बहुत दूर होते चले आएंगे। उनको फिर शायद समझ में आ जाए, क्योंकि उनके वालिदैन तो पुराने बात करते हो घर पे, पर वो नहीं, वो सिर्फ समझ सकते हैं हमारी तरह, फिर हमारे आल औलाद में से शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाए हमारी जो मदर टंग है। ठीक है, सो आई वुड से लेट्स जस्ट होल्ड द कल्चर, वॉट एवर कल्चर यू हैव, डोंट थिंक कि कोई लो चीज है। एक पॉइंट आएगा जब बहुत पढ़ लिख सीख लोगे तो कहोगे यार गलत टाइम पे डिस्कनेक्ट हुआ, तब लगता था कि ये कोई चीप चीज है। सही है ना? इंग्लिश व्हाइट वॉश होने के चक्कर में जो है ना अपना कल्चर मत भूल जाना। लैंग्वेज प्रमोशन ऑफन डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल एजेंडा। कह रहे एक और चैलेंज ये है, प्रमोशन के ऊपर सक्सेस ऊपर बता दी ना कि लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हो रही है उसकी सक्सेस क्या है, साथ में ये बताए लैंग्वेज उर्दू के अलावा जो रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट होने में चैलेंजेस किस तरह के। अब फॉर एग्जाम्पल पंजाबी लैंग्वेज को तब चैलेंज होगा कि जब कोई सिंधी लीडर ऊपर आ गया, समझ आ रही है? क्योंकि वो किसको प्रमोट करेगा? सिंधी जबान को प्रमोट करेगा। इसी तरीके से पंजाबी लीडर आ गया तो वो शायद पंजाबी कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। तो ये एक चैलेंज है रीजनल लैंग्वेज की प्रमोशन में कि वो बहुत डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कौन से खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, और उन क्या वो किसी एथनिक एजेंडा को लेकर आए, क्या वो पूरे मुल्क की सियासत कर रहे हैं या किसी खास रीजन की सियासत कर रहे हैं। अगर वो एथनिक एजेंडा लेके आए, मतलब किसी खास रीजन की, अपने रीजन की सियासत सिर्फ कर रहे हैं, तो फिर उनका इंपैक्ट दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस पे ये होगा कि वो दूसरी लैंग्वेजेस पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। क्लियर हो रही है? जुमला पूरा क्लियर हुआ जो मैंने बोला? आखिरी पैराग्राफ है विच इज द कंक्लूजन और पूरे चैप्टर का निचोड़ है। बहुत छोटा, 5-6 पेजेस के बुनियाद पे पूरा चैप्टर है। जहां से हम शुरू हुए थे कि आपका जो आइडियल पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए लैंग्वेजेस को लेकर। एक ये होनी चाहिए कि डाइवर्सिटी रहे, और दूसरी यूनिटी रहे। अवाम में यूनिटी भी रहे और अवाम में डाइवर्सिटी भी रहे।
मुख्तलिफ वैरायटी के लोग यूनाइट हो जाएं, दैट इज द फाइनल एजेंडा। इसका मतलब उर्दू की प्रमोशन तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कर जाइए कि इनको निग्लेक्ट कर गए, वरना ये तो रह जाएगी, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, सब एक तरह के लोग हो जाएंगे, सही, वैरायटी खत्म हो जाएगी। और ऐसा भी ना हो कि इसके ऊपर इतने जिद हो गए, इतने जिद्दी हो गए कि इसको निग्लेक्ट कर गए, तो जो इसको बोलते समझते हैं पूरे नेशनल लेवल के अंदर मसला रहेगा, और आपस में राइवलरी क्रिएट हो गए तो भी मसला, राइवलरी भी क्रिएट नहीं करनी सब। तो आइडियल पोजीशन है कि इदारों के अंदर ये चल रही है गुड, लेकिन अपने घरों में, अपने फेस्टिवल्स में, उस तमाम में लोग अपनी डाइवर्स लैंग्वेज को बरकरार रखें, अपने इलाकों में वो डाइवर्स लैंग्वेजेस जो है उनको बरकरार रखें, उसमें बात करें, उसमें फेस्टिवल्स करें, उसमें पढ़ें लिखें, शायरी करें वगैरह वगैरह। तो इससे ये भी कायम रहेगा और वो भी कायम रहेगा। दैट इज द आइडियल मोस्ट पोजीशन। और पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए यही चैलेंज होता है कल्चर को लेकर, लैंग्वेज के एतबार से। कल्चर में और बहुत सारे अंसर शामिल है, लेकिन कल्चर के अंदर तमाम एलिमेंट्स में से एक बहुत बड़ा एलिमेंट लैंग्वेज भी है। तो हर मुल्क के लिए जरूरी है कि अपनी लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा बैलेंस कायम करें कि नेशनल लैंग्वेज लिंग्वा फ्रैंका हो जो सबको समझ में आती है, साथ में रीजनल लैंग्वेजेस भी प्रोमोट हो रही हो ताकि डाइवर्सिटी रहे, और इन दोनों में दरमियान में बैलेंस हो। एक चीज को ज्यादा फोकस कर दिया तो दूसरी चीज हल्की पड़ सकती है, जैसे कि पश्तो और बलोची के ऊपर रिलेटिवली कम फोकस होगा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पंजाबी में होगा या सिंधी में होगा। ऑफिशियल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधी जबान को हमारे पाकिस्तान के आईन के अंदर जगह मिली हुई है, बाकायदा वहां पर सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे भी रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। एजुकेशन बोर्ड बाकायदा सिंध का है, सिंध एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सिंध के एजुकेशन बोर्ड के अंदर लैंग्वेज के तौर पे, तो उसको इतना मिला हुआ है। जबकि बलोची निगलेक्टेड है पूरे तौर पे, क्योंकि वहां से पहली बात तो इतनी स्ट्रेंथ मिल नहीं रही है, और वहां इतने स्ट्रांग लोग रहते भी नहीं, और जो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, कि वो अपने कल्चर को इतना ऊपर लेके आ सके, तो वो बेचारी बलूची अगली निगलेक्ट हो रही है। तो ये डिसबैलेंस है पाकिस्तान की सोसाइटी में। सो कितना सक्सेसफुल है वो तो आप बताओगे, प्रमोट हो रही है, लेकिन चंद लैंग्वेजेस निगलेक्ट भी हो रही है, जैसे कि बलूची है, या बहुत सारी छोटी मोटी लैंग्वेजेस है जैसे कि हिंद को, ब्राहवी, इनका तो जिक्र ही नहीं हमारे सामने। Regional languages play an important role in keeping Pakistan's culture rich and diverse through their unique traditions, music, dress, literature वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के कल्चर को डाइवर्स रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं ये रीजनल लैंग्वेजेस। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स, लिखत वाले लोग जो लोगों के दिमाग बदलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हर जबान में आते हैं ना, वो तो हर किसी भी रीजन में पैदा हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जबान में जो शायरी या किताबत किताबत की, वो हम तक पहुंचेगी नहीं अगर उसको ट्रांसलेट ना करें। ट्रांसलेट कौन करेगा? जो उस जबान को भी समझता हो, इस जबान को भी समझता हो, वही करेगा ना ट्रांसलेट। अगर उसने नहीं की तो इस जबान मतलब उर्दू को समझने वाले लोग उस जबान को समझें फिर, ताकि उनके ग्रेट लीडर्स की गुफ्तगू या उनके ग्रेट लीडर्स की किताबों को शाया कर सके उर्दू के अंदर भी। ये प्रमोशन की बड़ी जरूरत है ताकि यूनिटी और इंटीग्रेशन कायम हो अलग अलग जबानों के दरमियान, और सीखने को मिले बहुत कुछ। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की यूनाइट करने की पूरे मुल्क को उर्दू के जरिए, ठीक है, और किसी तरह यूनाइट हो भी गया। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने यूनिटी के साथ साथ दूसरी लैंग्वेजेस को भी प्रोमोट करने की, डाइवर्सिटी कायम करने की कोशिश की। ये सिंपल पैरा है, अब आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट, बट फाइनल यही कि बैलेंस कायम रखना इस चैप्टर का इख्तिताम है। बस हुर्फ़े आखिर इस पैराग्राफ का यह है कि बैलेंस जब कायम नहीं हुआ था तब मसला हुआ था। उर्दू सेलेक्ट की और बंगाली को सेटिस्फाई नहीं किया, मसला हो गया था। और मसला ही आगे जाके मुल्क भी अलग हुए। तो मुल्क कैसे अलग होते हैं? मसले पे मसले ऐड होते चले आते फिर टूटते हैं ना। तो इस तरह के मसले दोबारा ना हो, रीजनल बहस और मुबाहिसे वहां तक ना पहुंच जाए कि अलग स्टेट मांग ले कोई प्रोविंस, ठीक है ना। तो वजूहात के अंदर बहुत बड़ी वजह जबान होती है। अगर जबान के ऊपर आपने बैलेंस कायम नहीं किया तो आपका मुल्क टूट भी सकता है। पाकिस्तान के अंदर उर्दू कॉमन है, दैट्स फाइन, यूनिटी हो रही है। दूसरा कि हर रीजन के अंदर उनकी अपनी लैंग्वेज को फुल प्रमोशन है। तो या इस एरिया में, इस डिपार्टमेंट में काफी चीजें बैलेंस्ड है, सिवाय इसके कि बलोची और दूसरे ऐसी लैंग्वेजेस कि जिनके बोलने वाले कम है या फिर स्ट्रांग नहीं है इतने, वो निगलेक्ट हो रही है वक्त के साथ। तो उनके लिए कोई ना कोई कल्चर्स, फेस्टिवल्स, सोसाइटीज वगैरह मुनक्किद होनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से ही हो सकती हैं। ये वाले काम हमारे मिनिस्ट्री लेवल पे नहीं हो सकते। दैट्स द आउटपुट ऑफ दिस चैप्टर।